A very good afternoon to the class of civil second year. तो सर्वेइंग की इस लेक्चर सीरीज़ में मैं आपका स्वागत करता हूँ। लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए आज हम सर्वेइंग के दूसरे केस को स्टडी करेंगे। सर्वेइंग के क्लासिफिकेशन का जो दूसरा केस है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग बेस्ड ऑन द इंस्ट्रूमेंट एंड मेथड बीइंग यूज्ड, यानी उपकरण एवं विधियों के आधार पर जो है सर्वेक्षण का वर्गीकरण हम जानेंगे कैसे किया जाता है। ठीक है। अच्छा, पहली बात है कि यहाँ पर जितना टेक्स्ट है सारा हिंदी में दिया गया है। मैं जी दास की बुक को आज सोर्स लेते हुए आप सभी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट से मेरा अनुरोध है कि मैं साथ ही साथ इंग्लिश में डेफिनेशंस और डिक्टेशन देता रहूँगा। आप लोगों ने मेरे डेफिनेशंस के साथ साथ ही अपने नोट्स खुद घर पे बैठ के बनाने होंगे। ठीक है। तो शुरू करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं सर्वेक्षण में काम आने वाले यंत्रों और सर्वेक्षण करने की विधियों के आधार पर भी सर्वेक्षण का विभिन्न भागों में वर्गीकरण किया जा सकता है। ये मैं आपको पहले ब्रॉडली बता चुका हूँ, आज डिटेल में क्लासिफाई करेंगे। ठीक है। तो मान लीजिए आपको फील्ड में कोई एक वर्क करने के लिए दिया गया है। वो कोई भी वर्क हो सकता है। अभी आप ज़्यादा डिटेल में जानते भी नहीं हैं कि क्या क्या काम आप करते हैं सर्वेइंग में। आप जैसे जैसे आप चैप्टर्स में आगे बढ़ेंगे सिलेबस में, आप जानेंगे कि सर्वेक्षण में किस किस तरह के काम आपको करने के लिए कहे जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो आप ये क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, आप एक तरह से अपना पूरा सिलेबस जो है इस सेमेस्टर में सर्वेइंग फर्स्ट का जो सिलेबस है वो आपको पूरा का पूरा यहाँ इस टॉपिक में आपका रिवाइज होगा। तो सबसे बेसिक इंस्ट्रूमेंट या सबसे बेसिक टास्क जो हम सर्वेइंग में करते हैं वो होता है डिस्टेंस मेजरमेंट का। ठीक है। हम दूरी मापन का कार्य करते हैं। तो दूरी मापन का कार्य करने के लिए जो मुख्य उपकरण यानी जो मेन इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं वो है चेन, जिसे हम हिंदी में जरीब बोलते हैं। ठीक है। इसे इंग्लिश में कहते हैं चेन। तो जब भी कभी सर्वेइंग के किसी भी कार्य को सर्वेक्षण में किसी भी कार्य को करने के लिए आप जरीब का प्रयोग करते हैं, चेन का, तो वह सर्वेक्षण जो है वो जरीब सर्वेक्षण कहलाता है। ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि कार्य क्या कर रहे हैं और उसको करने के लिए आप किस उपकरण का प्रयोग कर रहे हैं या अथवा किस विधि का प्रयोग कर रहे हैं, उसके आधार पर भी आप सर्वेक्षण का वर्गीकरण कर सकते हैं। तो यही है, आपके कुल 8 पॉइंट्स हैं, कुल 8 ऐसे तरीके हैं, कुल 8 ऐसी विधियां अथवा ऐसे उपकरण हैं जिनके आधार पर आप सर्वेक्षण का वर्गीकरण कर सकते हो। तो इसकी डेफिनेशन जब एग्ज़ाम में पूछी जाए तो आप क्या लिखेंगे? सर्वेक्षण के वह कार्य जिनको किए जाने के लिए जरीब का प्रयोग किया जाता है, जरीब सर्वेक्षण कार्य कहलाते हैं। द टास्क इन सर्वेइंग विच रिक्वायर्स द यूज ऑफ चेन और टेप फॉर इट्स कंप्लीशन आर कॉल्ड चेन सर्वेइंग। ठीक है ना, या इज कॉल्ड चेन सर्वेइंग। दोबारा बोलता हूँ, द टास्क विच आर परफॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ अ चेन और अ टेप आर कॉल्ड चेन सर्वेइंग। ठीक है ना। तो ये होता है जरीब सर्वेक्षण। फिर आता है कंपास अथवा दिक्सूचक सर्वेक्षण। ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ, जैसे दूरी नापने के लिए आपने चेन का यूज़ किया था, वैसे ही कोण मापन के लिए यानी एंगुलर मेजरमेंट के लिए जो बेसिक उपकरण होता है वो होता है कंपास, या फिर उसे हिंदी में कहते हैं दिक्सूचक। कंपास ये वर्ड आपने सुना ही होगा, कई बार सुना होगा। आपके पास हो सकता है कि अपना एक पर्सनल कंपास भी हो। आप मोबाइल में जब आप एक एप्लीकेशन भी होता है कंपास का, तो आप चाहें तो कंपास, एक्चुअली इसे कंपास नहीं कंपास कहते हैं, लेकिन इंडियन प्रोनाउंसिएशन में इसको कंपास भी बोला जाता है। तो कंपास को हिंदी में हम कहते हैं दिक्सूचक, और दिक्सूचक की सहायता से क्या किया जाता है? कोण मापन किया जाता है अथवा दिशा निर्धारण किया जाता है। दैट इज़ हम डायरेक्शंस को डिफाइन करते हैं। डायरेक्शन मतलब समझते होंगे, बेसिक 4 डायरेक्शन होती है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो दिशाओं का निर्धारण एवं कोण मापन करने के लिए हम दिक्सूचक सर्वेक्षण यानी कंपास सर्वेइंग करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी? सर्वेक्षण के वह कार्य जिसमें कोण मापन करने के लिए दिक्सूचक अथवा कंपास का प्रयोग किया जाता है, दिक्सूचक सर्वेक्षण कहलाता है। दैट इज द टास्क्स विच रिक्वायर द यूज ऑफ कंपास फॉर डिटरमाइनिंग द एंगुलर मेजरमेंट्स और डायरेक्शंस इज कॉल्ड कंपास सर्वेइंग। ठीक है ना। यानी एंगुलर डायरेक्शंस और एंगुलर मेजरमेंट्स किए जाने के लिए जब कभी कंपास का यूज़ किया जाएगा
तो वह कंपास सर्वेइंग कहलाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है पटल सर्वेक्षण, डेट इज प्लेन टेबल सर्वे। ठीक है। अब ये जो कैटेगरी है सर्वेइंग की, ये जो आपका ब्रांच है सर्वेइंग का, इसका यूज़ नक्शे बनाने के लिए किया जाता है। अगर एक ब्रॉडली बात किया जाए तो नक्शे यानी मैप्स जब भी आपको बनाने हो, किसी भी क्षेत्र का जब नक्शा तैयार करना हो, तो हम पटल सर्वेक्षण का प्रयोग करते हैं, प्लेन टेबल सर्वे। जरूरी नहीं है कि नक्शे बनाने के लिए केवल और केवल पटल सर्वेक्षण ही किया जाता है। नक्शे बनाने की और कई विधियाँ भी होती हैं, लेकिन जो सबसे बेसिक मेथड है, सबसे बेसिक और सबसे फास्ट मेथड जो है, वो होता है प्लेन टेबल सर्वे। ये किस तरह फास्ट है, किस तरह एडवांटेजियस है, किस तरह डिसएडवांटेजियस है, इसकी बात हम लास्ट चैप्टर में करेंगे, क्योंकि सिलेबस में आपका लास्ट चैप्टर है। लेकिन फिलहाल आपको ये पता होना है कि जब कभी सर्वेक्षण के किसी भी कार्य को करने के लिए आप समतल पटल का प्रयोग कर रहे हैं, इसे समतल पटल के अलावा चित्रण पटल भी कहा जाता है हिंदी में, ठीक है ना, तो प्लेन टेबल का यूज़ किया जा रहा हो जिस भी कार्य में, उसे हम प्लेन टेबल सर्वे कहते हैं। डेट इज सर्वेक्षण के जिन कार्यों को किए जाने के लिए समतल पटल का प्रयोग किया जाता है, वह समतल पटल सर्वेक्षण कार्य कहलाते हैं। उसी तरह इंग्लिश में क्या हो जाएगा, द टास्क्स इन सर्वेइंग which require the use of a plane table are called plane table survey। ठीक है। नेक्स्ट जाते हैं थियोडोलाइट सर्वे। ठीक है, थियोडोलाइट सर्वेक्षण। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कंपास सर्वेइंग बताया था। कंपास सर्वेइंग में आपने मुख्य दो कार्य क्या किए थे, एक तो दिशा निर्धारण, ठीक है, और दूसरा कोणीय मापन यानी एंगुलर मेजरमेंट। ठीक है, तो एक तो हम डायरेक्शंस डिटरमाइन करते हैं और दूसरा एंगुलर मेजरमेंट करते हैं। उसी तरह थियोडोलाइट सर्वेइंग में का जो मुख्य प्रयोग है, वह मुख्य प्रयोग होता है कोणीय मापन करना। देखिए, कंपास की सहायता से हम केवल और केवल क्षैतिज कोण यानी हॉरिजॉन्टल एंगल्स नाप सकते हैं, लेकिन थियोडोलाइट एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से हम क्षैतिज कोण एवं ऊर्ध्वाधर कोण यानी वर्टिकल एंगल्स भी मेजर कर सकते हैं। तो हॉरिजॉन्टल एंगल्स और वर्टिकल एंगल्स को मेजर करने के लिए हम थियोडोलाइट सर्वेइंग का यूज़ करते हैं। और सर्वेक्षण के वह कार्य जिनमें कोणीय मापन करने के लिए थियोडोलाइट का प्रयोग किया जाता है। ध्यान से सुनिएगा डेफिनेशन, यही आपने लिखना भी है। सर्वेक्षण के वह कार्य जिनमें कोणीय मापन को करने के लिए थियोडोलाइट का प्रयोग किया जाता है, वह थियोडोलाइट सर्वेक्षण कार्य कहते हैं। The tasks in surveying which require the use of theodolite for measuring horizontal and vertical angles is called theodolite surveying। ठीक है। उसके बाद आते हैं टैकोमेट्री सर्वे। ठीक है, तो टैकोमेट्री सर्वे सर्वेइंग की एक बहुत ही फेमस ब्रांच है। टैकोमेट्रिक सर्वेइंग में भी हम वही कार्य करते हैं जो हम जरीब सर्वेक्षण में करते हैं। अब जरीब सर्वेक्षण में हमने क्या किया था, हमने डिस्टेंस मेजरमेंट किया था, दूरी मापन किया था। वैसे ही टैकोमेट्री सर्वेक्षण में भी हम डिस्टेंस मेजरमेंट करते हैं, लेकिन इन दोनों में फ़र्क क्या है कि टैकोमेट्री सर्वेक्षण में हम दूरी के साथ साथ चीज़ों की ऊंचाई भी ज्ञात कर सकते हैं। और समझ में आया, तो जरीब सर्वेक्षण में हम केवल और केवल क्षैतिज दूरी, दो बिंदुओं के बीच जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वही मेजर कर रहे हैं, लेकिन टैकोमेट्री सर्वेक्षण में हम क्षैतिज दूरी के साथ साथ हम दो ऊर्ध्वाधर बिंदुओं के बीच की दूरी भी ज्ञात कर सकते हैं, जिसे हम आसान शब्दों में ऊंचाई कहते हैं किसी भी चीज़ की। ठीक है ना। इसको समझने के लिए आप एक बिल्डिंग का एग्जांपल ले लीजिए। यदि आपको कोई एक रोड की डिस्टेंस, रोड की लेंथ यानी सड़क की लंबाई ज्ञात करने को कहे, तो आप इजीली जरीब अथवा फीते की सहायता से यानी चेन और टेप की सहायता से आप कर लेंगे। लेकिन यदि कोई आपसे बिल्डिंग की हाइट की कैलकुलेट करने के लिए कहता है, तो हाइट कैलकुलेशन के लिए आप टेप और जरीब का यूज़ तो कर नहीं पाओगे, क्योंकि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं, काफ़ी हाई राइज होती हैं। ठीक है, तो वहाँ पर हम टैकोमेट्री सर्वेक्षण करते हैं। टैकोमेट्री सर्वेक्षण होता क्या है, हमारे पास कुछ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे अभी एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हमने डिस्कस किया था थियोडोलाइट। वैसे ही थियोडोलाइट अथवा अन्य ऐसे ही किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जिससे एंगुलर मेजरमेंट हो जाए, उसकी सहायता से हम हाइट डिटरमाइन कर लेते हैं। ठीक है, ये आपके सर्वेक्षण भाग 2 का चैप्टर है, तो इसके बारे में आपको खाली अभी पता रहना चाहिए कि टैकोमेट्री होती क्या है। बाकी डिटेल में कैसे किया जाता है उसके बारे में हम अगले सेमेस्टर में देखेंगे। अच्छा, नेक्स्ट है एरियल सर्वे। ठीक है, एरियल सर्वे में क्या होता है, अभी एरियल सर्वे से पहले हमने जितने कार्य किए, टैकोमेट्री, थियोडोलाइट, पटल सर्वेक्षण, कंपास और जरीब, इसमें हम मैनुअली कर रहे थे काम, यानी खुद उपकरण को लेकर जा रहे थे फील्ड में और मापन का कार्य कर रहे थे। लेकिन एरियल सर्वे यानी हवाई सर्वेक्षण की वह शाखा है जिसमें हवाई विमान यानी हवाई यान यानी एरोप्लेन
अथवा सैटेलाइट की सहायता से हम क्षेत्र की तस्वीरें लेकर यानी फ़ोटो खींचकर हम वहाँ के सर्वेक्षण के कार्य को करते हैं। ठीक है, इसे हिंदी में एक बार पढ़ता हूँ। इसमें हेलीकॉप्टर आदि में बैठकर क्षेत्र से फ़ोटो लेकर सर्वेक्षण किया जाता है। इसमें जो मुख्य उपकरण है वो हेलीकॉप्टर और कैमरे यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन हेलीकॉप्टर और कैमरे की जगह आप लिखेंगे कैमरा एंड सैटेलाइट। ठीक है, आज के आधुनिक ज़माने में हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज़ से काम कम ही किए जाते हैं, ये आजकल सैटेलाइट से किया जाता है। हम सैटेलाइट से हाई डेफिनेशन फ़ोटोग्राफ्स खींच करके इस कार्य को कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हवाई सर्वेक्षण। वैसे ही सेकंड लास्ट है आपका त्रिकोणीय सर्वेक्षण यानी ट्रायंगुलेशन। इसके बारे में एक छोटा सा आइडिया मैंने आपको पहली क्लास में देने की कोशिश की थी। तो हम क्या करते हैं, बड़े क्षेत्रों को, जब भी हमें किसी लार्ज एरिया को सर्वे करना हो तो लार्ज एरिया को सर्वे करना एक सर्वे पार्टी के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। समझ रहे हैं आप? मान लीजिए आप 3-4 लोगों की टीम है, आपको एक बहुत बड़े से एरिया को सर्वे करने के लिए कहा गया है। अब सर्वे करने के लिए आपको उसका कोई भी आपका ऑब्जेक्टिव हो सकता है आपसे एरिया निकालने के लिए कहा गया हो सकता है आपसे नक्शा बनाने के लिए कहा गया हो, तो कोई भी कार्य आपको दिया गया हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, किसी बड़े क्षेत्र में जब कभी किसी सर्वेक्षण कार्य को करते हैं तो हम ट्रायंगुलेशन की सहायता लेते हैं। ठीक है, मैं आपको पहले भी बताया था, इसमें क्या होता है, किसी बड़े एरिया को छोटे छोटे वेल डिफाइंड ट्राइंगल्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, यानी छोटे छोटे ट्राइंगल्स में इसको कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बहुत बड़ा एरिया है, इमेजिन करते हैं। हाँ, तो इमेजिन कीजिए कि हमारे पास एक काफ़ी बड़ा एरिया है, अनडिफाइंड एरिया है, जिसका हमें एरिया कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। एक रीजन है जिसका एरिया कैलकुलेट करने के लिए किया गया है। बड़ा होने की वजह से एक तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कार्य को शुरू कहाँ से करूँ। ठीक है, शुरू कहाँ से करूँ और एंड कहाँ से करूँ। ठीक है, तो सबसे पहला जो एज अ सर्वेयर आपके दिमाग में जो कन्फ्यूजन होगा वो होगा कि मैं कार्य को स्टार्ट कहाँ से करूँ और एंड कैसे करूँ। एक अनइवन एरिया है, आप भी बताएं यदि आपको इसका एरिया निकालने के लिए कहा जाए तो क्या करेंगे। तो देखिए, कुछ सेट ऑफ प्रोसीजर्स होते हैं। मैं आपको ट्रायंगुलेशन के बारे में बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अभी लिखना नहीं है ट्रायंगुलेशन के बारे में, तब डिटेल में बताऊँगा जब वो टॉपिक आएगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपने इस रीजन में कुछ वेल डिफाइंड स्टेशंस को चूज़ कर लेंगे। ठीक है, कुछ वेल डिफाइंड स्टेशंस हैं, वो स्टेशन पॉइंट्स जो हैं वो एरिया के अंदर भी हो सकते हैं, उसके बॉर्डर में भी हो सकते हैं, और ज़रूरत पड़ी तो एरिया के बाहर भी लिए जा सकते हैं। अब सबसे पहली बात, ये वेल डिफाइंड स्टेशंस का मतलब क्या है। ठीक है, जो ये वेल डिफाइंड स्टेशंस हैं ये हमारे कार्य क्षेत्र में वह बिंदु हैं जिन बिंदुओं से पूरे कार्य क्षेत्र पर नियंत्रण हो जाए। नियंत्रण होने का मतलब क्या है, नियंत्रण होने का मतलब है इन बिंदुओं से किसी भी तरह का सर्वेक्षण कार्य यदि किया जाना हो, चाहे वो एंगुलर मेजरमेंट हो यानी कोणीय मापन हो या फिर दूरी मापन हो, वह कार्य बहुत आसानी से किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर इस रीजन का एरिया निकालना है, तो मैं ट्रायंगुलेशन करूँगा। ट्रायंगुलेशन करने के लिए मैं सबसे पहले इन स्टेशन बिंदुओं का चयन करूँगा। ठीक है, इन स्टेशन बिंदुओं को कहा जाता है कंट्रोल स्टेशन। ठीक है, कंट्रोल स्टेशन। अच्छा, अभी आप जब मैं आपको ट्रायंगुलेशन की डेफिनेशन बताऊंगा तो आप साथ ही साथ नीचे से डायग्राम भी बना लेंगे ये वाला। ठीक है, और जो जैसा मैं बना रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे। तो कंट्रोल स्टेशंस निर्धारित कर लेने के बाद, दोबारा बता देता हूँ कंट्रोल स्टेशन क्या होते हैं। कंट्रोल स्टेशन कार्य क्षेत्र में स्थित वह बिंदु होते हैं जहाँ से पूरे क्षेत्र में संपूर्ण नियंत्रण प्राप्त हो जाए। कंट्रोल स्टेशंस आर डिफाइंड एज स्टेशन पॉइंट्स इन द रीजन फ्रॉम विच वी हैव टोटल कंट्रोल ओवर द एंटायर एरिया। ठीक है ना, पूरे क्षेत्र में पूरा नियंत्रण। अब नियंत्रण होने का मतलब क्या होता है मैं आपको बाद में बताऊंगा। कंट्रोल स्टेशंस से हम क्या करेंगे, ट्रायंगुलेशन करना शुरू करेंगे। हम अपने पूरे क्षेत्र को, आप देख सकते हैं मैं किस तरह वेल डिफाइंड ट्राइंगल्स में इस पूरे क्षेत्र को बांट रहा हूँ। देख रहे होंगे आप ट्राइंगल्स का फॉर्मेशन। अच्छा, स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा सवाल ये पूछते हैं इस टॉपिक में कि सर ट्राइंगल्स ही क्यों, हम इसको सर्कल्स में भी तो कन्वर्ट कर सकते थे, हम पूरे एरिया को हम स्क्वायर्स में भी तो कन्वर्ट कर सकते थे या रेक्टेंगल्स में कर सकते थे, हमने ट्राइंगल ही क्यों लिया। तो ट्राइंगल लेने के पीछे रीज़न ये है क्योंकि मैथ्स में यानी मैथमेटिक्स में ट्राइंगल ही एक ऐसी ज्यामिति है, त्रिकोण ही ऐसी एक ज्यामिति है जिसके साथ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस
हम सबसे आसानी से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी ने कहा ट्राइंगल का एरिया निकालो, तो एरिया का फॉर्मूला आप जानते हैं, बहुत ही ईजी होता है। यदि राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, या फिर आइसोसीलीस है, तो आप हाफ इंटू बेस इंटू हाइट बोल सकते हैं, वेरी इजी टू कैलकुलेट, ठीक है। उसी तरह यदि आपका मान लीजिए इरेगुलर ट्राइंगल है, ठीक है ना, जिसके तीनों भुजाओं की मान लीजिए अलग अलग है, x1 y1 z1, तो ऐसे में आप जो है हीरोज फार्मूला का यूज करते हैं। सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालते हैं, अनरूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। सेमी पेरीमीटर निकाल लेने के बाद हम फिर इसका एरिया निकालते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, ये तो बात की बात है, मैं अभी एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। तो ट्राइंगुलेशन इसी के लिए किया जाता है क्योंकि ट्राइंगल सबसे बेस्ट ज्योमेट्री होती है कैलकुलेशंस को करने के लिए। बहुत ही इजी कैलकुलेशंस होते हैं और बहुत ही एक्यूरेट कैलकुलेशंस होते हैं, ठीक है। ट्राइंगल एक ऐसी ज्योमेट्री है जिसका एरिया जब कैलकुलेट किया जाता है मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं और मिनिमम एफर्ट के साथ, यानी कम से कम मेहनत और सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट भी हमें प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं बहुत ही कम कंट्रोल स्टेशंस को बना करके मैंने पूरे क्षेत्र को ट्राइंगल्स में कन्वर्ट कर लिया। अब इंडिविजुअल ट्राइंगल्स का एरिया निकाल करके मैं एट लास्ट जो है फाइनल एरिया कैलकुलेट कर लूँगा। तो यही होता है ट्राइंगुलेशन का मतलब, ठीक है। आगे बात करते हैं। इस सर्वेक्षण में बड़े क्षेत्रों में त्रिभुज अथवा त्रिकोण बनाकर उच्च परिशुद्धता से नियंत्रण स्टेशन स्थापित किए जाते हैं जो बाद में छोटे कार्यों के लिए संदर्भ स्टेशन का कार्य करते हैं। इस सर्वेक्षण में भूपृष्ठ की वक्रता के प्रभाव को भी मान्यता दी जाती है, ठीक है। तो क्योंकि ये जो ट्राइंगुलेशन का कार्य है ये बड़े क्षेत्र में किया जाता है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, तो बड़े क्षेत्रों में भूपृष्ठीय सर्वेक्षण किया जाता है, ठीक है ना, जहाँ पर पृथ्वी के सतह की वक्रता को भी ध्यान में रखा जाता है। तो इस वजह से ट्राइंगुलेशन के दौरान भी वे सारे नियम और कानूनों का पालन किया जाता है, ठीक है। इंग्लिश में इसको कैसे लिखेंगे? इट इज़ द ब्रांच ऑफ सर्वेइंग इन विच the area is to be surveyed by converting it into well defined triangles with the help of control stations, ठीक है। These control stations are then used as reference stations for doing other surveying work, ठीक है, full stop. In this method we perform geodetic surveying due to larger extent of the area, ठीक है, फुल स्टॉप। तो इस तरह आप चाहें तो मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके रिवाइंड करके इस बात को दोबारा सुन करके लिख सकते हैं नोटबुक में, ठीक है। अच्छा, तो लास्ट जो हमारे पास बचता है वो है तलेक्षण यानी लेवलिंग। तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि पृथ्वी की सतह पर दो अथवा दो से ज़्यादा बिंदुओं के बीच जो सापेक्ष उच्चता अथवा गहराई होती है उसे ज्ञात करने के लिए हम लेवलिंग करते हैं, तलेक्षण करते हैं, ठीक है। लेवलिंग करने के लिए हम एक लेवल उपकरण की सहायता लेते हैं। जो मुख्य उपकरण क्या यूज़ किया जाता है वो आपको पता होना चाहिए। तो लेवलिंग करने के लिए जिस तरह जरीब के लिए हम चेन, कंपास के लिए कंपास, पटल सर्वेक्षण के लिए समतल पटल, थियोडोलाइट के लिए थियोडोलाइट, टैकोमीट्रिक सर्वेक्षण के लिए हम थियोडोलाइट अथवा किसी अन्य ऑप्टिकल उपकरण, हवाई सर्वेक्षण के लिए सैटेलाइट और कैमरा, त्रिकोणीय सर्वेक्षण के लिए टेप, चेन, ठीक है ना, जरीब, फीता इत्यादि, और तलेक्षण के लिए एक लेवल उपकरण का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। द ब्रांच ऑफ सर्वेइंग इन विच वी यूज़ अ लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट फॉर डिटरमाइनिंग द relative difference between stations on the surface of the earth, ठीक है ना। रिलेटिव डिफरेंस के बीच आप वर्टिकल शब्द जरूर ऐड करिएगा। दोबारा बोल देता हूँ। द ब्रांच ऑफ सर्विंग इन विच वी यूज अ लेवल इंस्ट्रूमेंट फॉर डिटरमाइनिंग द वर्टिकल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ऑन द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड लेवलिंग। सर्वेक्षण की वह शाखा जिसमें हम पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदुओं के बीच ऊर्ध्वाधर तल में सापेक्ष अंतर ज्ञात करते हैं, तलेक्षण करना कहलाता है। और तलेक्षण करने के लिए हम थियोडोलाइट अथवा एक लेवल उपकरण का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हैं आपके उपकरण एवं विधियों के आधार पर सर्वेक्षण का वर्गीकरण, ठीक है। अब नेक्स्ट
लेक्चर में हम सर्वेक्षण के मूलभूत सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे। आपका जो भी सर्वेइंग आप आगे पढ़ने जाओगे वो कुछ 2 से 3 सिद्धांतों पर निर्भर करता है। आपने जब भी कभी कोई सर्वेक्षण कार्य करना है, आपने इन सिद्धांतों का हमेशा पालन करना होता है, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।